आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतर रहे हैं जो हम सबकी जिंदगी से जुड़ा है, हमारे मानवाधिकार। और खास तौर पे हम बात करेंगे उस संस्था की जिसे राज्यों में इन अधिकारों का रक्षक माना जाता है। राज्य मानवाधिकार आयोग, या जिसे हम स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन भी कहते हैं। जी। हमारे पास जो स्रोत हैं वो इसकी पूरी कुंडली बताते हैं। मतलब ये बनता कैसे है, इसके पास क्या शक्तियां हैं और ये काम कैसे करता है। लेकिन आज की हमारी पड़ताल का असली मकसद ये समझना है कि क्या ये आयोग वाकई आम आदमी का रक्षक है, या फिर ये बस एक, जिसे कहते हैं, सिफारिशी संस्था है जिसके पास असली ताकत नहीं है। बिल्कुल। चलिए इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो शुरुआत करते हैं इसकी बुनियाद से। हमें पता है कि एक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, लेकिन 1993 में ही ये कानून बनाया गया कि हर राज्य में भी एक ऐसा आयोग होना चाहिए। बिल्कुल। और कानून ने शुरुआत में ही इसकी एक लक्ष्मण रेखा खींच दी थी। अच्छा, कैसी लक्ष्मण रेखा? राज्य आयोग सिर्फ उन्हीं मामलों को देख सकता है जो संविधान की राज्य सूची या संवर्ती सूची में आते हैं। एक मिनट, ये राज्य सूची और संवर्ती सूची, अगर इसे सीधे शब्दों में समझना हो तो? देखिए, सीधे शब्दों में कहें तो ये वो विषय है जिन पर कानून बनाने का अधिकार या तो सीधे राज्य सरकार को है या फिर राज्य और केंद्र दोनों को है। जैसे पुलिस, जेल, जमीन, ये सब राज्य के विषय हैं। तो इन मामलों से जुड़े मानवाधिकार उल्लंघन राज्य आयोग के दायरे में आते हैं। ठीक है, समझ गया। और ये भी साफ है कि अगर कोई मामला पहले से राष्ट्रीय आयोग देख रहा है तो राज्य आयोग उसमें दखल नहीं देगा। ठीक है, तो दायरा समझ आ गया। अब आते हैं इसकी बनावट पर। इस आयोग में कौन लोग होते हैं, इसे कौन चुनता है? देखिए, ये एक छोटी लेकिन हम कह सकते हैं कि एक ताकतवर टीम होती है। इसमें एक अध्यक्ष होते हैं और 2 सदस्य। कानून के हिसाब से अध्यक्ष वही बन सकता है जो किसी हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस या जज रहा हो। जज ही क्यों? किसी और फील्ड का एक्सपर्ट क्यों नहीं? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि इस काम में कानून की गहरी समझ, निष्पक्षता और सबूतों को तौलने की जो क्षमता चाहिए, वो एक जज के अनुभव में होती है। जी, वो एक जज के अनुभव का निचोड़ होता है। बाकी सदस्यों के लिए भी योग्यताएं तय हैं। एक सदस्य हाई कोर्ट का जज, चाहे सेवारत हो या रिटायर्ड, या फिर एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट जज जिसे कम से कम 7 साल का अनुभव हो। और दूसरे सदस्य को मानवाधिकारों के क्षेत्र में जमीनी काम करने का या फिर गहरा ज्ञान होना जरूरी है। तो इसमें कानूनी अनुभव और सामाजिक समझ दोनों का संतुलन बनाने की कोशिश की गई है। और इनकी नियुक्ति की प्रक्रिया, मैंने सुना है वो काफी दिलचस्प है। दिलचस्प भी है और बहुत महत्वपूर्ण भी। इनकी नियुक्ति गवर्नर करते हैं। ठीक है। लेकिन वो अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। इसके लिए एक कमेटी सिफारिश करती है जिसके मुखिया मुख्यमंत्री होते हैं। अच्छा, यानी राज्य का सबसे बड़ा कार्यकारी अधिकारी। हाँ, और उनके साथ होते हैं विधानसभा के स्पीकर, राज्य के गृह मंत्री और सबसे जरूरी, विधानसभा में विपक्ष के नेता। तो ये तो एक तरह का चेक एंड बैलेंस बनाने की कोशिश है। बिल्कुल। इसका मतलब ये कोशिश की गई है कि नियुक्ति में किसी एक पार्टी का दबदबा ना रहे। यही इसकी बुनियाद है। जब नियुक्ति की प्रक्रिया में ही सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों शामिल होंगे तो उम्मीद की जाती है कि आयोग बिना किसी राजनीतिक झुकाव के काम करेगा। ये डिजाइन ही इसे राजनीतिक दबाव से बचाने के लिए बनाया गया है। और अगर किसी राज्य में विधान परिषद है तो उसके अध्यक्ष और वहां के विपक्ष के नेता भी इस कमेटी का हिस्सा होते हैं। यहाँ पर एक बात मुझे थोड़ी उलझी हुई लगी। नियुक्ति राज्यपाल कर रहे हैं, पर स्रोतों में लिखा है कि उन्हें पद से हटा सिर्फ राष्ट्रपति सकते हैं, राज्यपाल ने। हाँ, ये तो अधिकारों का एक बहुत ही अजीब बंटवारा है। इसके पीछे क्या सोच है? ये इस आयोग की स्वतंत्रता का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। अच्छा, कैसे? आप सोचिए, अगर आयोग राज्य सरकार के किसी बड़े अधिकारी के खिलाफ जांच कर रहा हो और सरकार के पास ही उसे हटाने की शक्ति हो, तो क्या वो निडर होकर काम कर पाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसीलिए हटाने की शक्ति राष्ट्रपति को दी गई है और उसकी प्रक्रिया भी बहुत सख्त है। कितनी सख्त? राष्ट्रपति भी उन्हें यूं ही नहीं हटा सकते। कुछ खास वजह हैं, जैसे अगर वो दिवालिया हो जाएं या कहीं और नौकरी करने लगे। ठीक है। लेकिन जो सबसे बड़ी वजह हो सकती है, यानी पद का दुरुपयोग या अक्षमता, उस मामले में राष्ट्रपति को पहले ये मामला सुप्रीम कोर्ट को जांच के लिए भेजना पड़ता है। अच्छा, सीधा सुप्रीम कोर्ट को? जी। और अगर सुप्रीम कोर्ट की जांच में आरोप सही पाए जाते हैं और वो हटाने की सलाह देते हैं, तभी राष्ट्रपति उन्हें हटा सकते हैं। यानी कि नौकरी की पूरी सुरक्षा है। और इनका कार्यकाल कितना होता है? इनका कार्यकाल 3 साल का होता है, या जब तक वे 70 साल के न हो जाए। इन दोनों में से जो भी पहले हो? हाँ, जो भी पहले हो जाए। और उन्हें दोबारा भी नियुक्त किया जा सकता है,
लेकिन एक बार कार्यकाल पूरा होने के बाद वे केंद्र या राज्य सरकार के अधीन कोई और पद नहीं ले सकते। ठीक है, तो इनकी नियुक्ति और बनावट तो ऐसी है कि ये बिना किसी डर या दबाव के काम कर सकें। पर अब उस सवाल पर आते हैं कि ये स्वतंत्र संस्था आखिर मैदान में करती क्या है, इसका अधिकार क्या है? इसका सबसे मुख्य और पहला काम है मानव अधिकारों के उल्लंघन की जांच करना। खास तौर पर अगर उल्लंघन किसी सरकारी अधिकारी या कर्मचारी ने किया हो या फिर ऐसे किसी उल्लंघन को रोकने में लापरवाही बरती हो। तो आयोग कैसे जांच शुरू कर सकता है? आयोग खुद से भी किसी मामले का संज्ञान ले सकता है, किसी की याचिका पर भी या फिर अदालत के आदेश पर भी जांच कर सकता है। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए किसी शहर में फैक्ट्री के प्रदूषण से लोगों के स्वास्थ्य को गंभीर नुकसान हो रहा है और स्थानीय प्रशासन लापरवाही कर रहा है। क्या यह मानवाधिकार का मामला है? बिल्कुल, ये जीने के अधिकार के उल्लंघन का एक सीधा मामला है। और आयोग इसमें कैसे फिरल दे सकता है? आयोग इसमें खुद संज्ञान ले सकता है। वो संबंधित फैक्ट्री और सरकारी विभागों को नोटिस भेजकर जवाब मांग सकता है, अपनी टीम भेजकर जांच करवा सकता है और फिर सरकार को जरूरी कदम उठाने की सिफारिश कर सकता है। अच्छा। इसके अलावा इसका एक और बड़ा काम है जेलों और बंदी गृहों का दौरा करना। वो क्यों? ये देखने के लिए कि वहाँ कैदियों के साथ कैसा बर्ताव हो रहा है, उन्हें ठीक से खाना, पानी और मेडिकल सुविधा मिल रही है या नहीं। वहाँ की स्थिति का अध्ययन करके वो सरकार को सुधार के लिए सिफारिशें देता है। ये एक तरह से समाज के सबसे कमजोर तबके की आवाज बनता है। तो ये सिर्फ शिकायतों पर काम नहीं करता, बल्कि खुद से भी व्यवस्था पर नजर रखता है। और क्या काम है इसके? ये मानव अधिकारों की सुरक्षा के लिए जो भी कानून है, उनकी समीक्षा करता है और उन्हें और बेहतर बनाने के लिए सुझाव देता है। अच्छा। ये आतंकवाद जैसी चीजों का भी अध्ययन करता है, जिनसे मानवाधिकारों को खतरा होता है। साथ ही समाज में मानवाधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाना, रिसर्च को बढ़ावा देना और इस क्षेत्र में काम कर रहे एनजीओज को प्रोत्साहन करना भी इसकी जिम्मेदारी है। तो जब आयोग किसी मामले की जांच करता है तो उसके पास क्या शक्तियां होती हैं? क्या ये एक पुलिस जांच की तरह है? नहीं, ये पुलिस जांच से अलग है, बल्कि कुछ मायनों में ज्यादा शक्तिशाली है। आयोग के पास एक सिविल कोर्ट की सारी शक्तियां होती हैं। एक मिनट, सिविल कोर्ट की शक्तियां? इसका आम इंसान के लिए क्या मतलब हुआ? क्या ये किसी को भी समन भेजकर बुला सकते हैं जैसे अदालत में होता है? हाँ, बिल्कुल। इसका मतलब यही है कि आयोग किसी भी व्यक्ति को गवाही के लिए बुला सकता है, किसी भी सरकारी दफ्तर से कोई भी दस्तावेज मंगवा सकता है और शपथ पर बयान दर्ज कर सकता है। अच्छा। ये सिर्फ एक जांच कमेटी नहीं, बल्कि एक अर्ध न्यायिक संस्था है, जिसकी कार्यवाही का कानूनी महत्व होता है। ये तो काफी ताकतवर लगता है, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी सीमा का भी जिक्र है। स्रोत कहते हैं कि आयोग किसी भी मामले की जांच घटना होने के 1 साल बाद नहीं कर सकता। ये तो बहुत सख्त है। हाँ, ये है। कई मामलों में तो पीड़ित को हिम्मत जुटाने या प्रक्रिया समझने में ही महीनों लग जाते हैं। क्या इस नियम की वजह से बहुत से जायज मामले दरवाजे से ही लौट नहीं जाते होंगे? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये इस आयोग की सबसे बड़ी सीमाओं में से एक है और इसकी अक्सर आलोचना भी होती है। इसके पीछे कोई तर्क है? इसके पीछे शायद तर्क ये हो कि सबूत नष्ट न हो और मामलों का निपटारा जल्दी हो, लेकिन इसका असर ये होता है कि कई बार सच में न्याय के हकदार लोग समय सीमा की वजह से आयोग का दरवाजा नहीं खटखटा पाते। ठीक है, अब सबसे अहम सवाल पे आते हैं। मान लीजिए 1 साल के भीतर मामला दर्ज हो गया, आयोग ने जांच की, सिविल कोर्ट की शक्तियों का इस्तेमाल किया और ये साबित हो गया कि उल्लंघन हुआ है। इसके बाद क्या? क्या आयोग उस दोषी अधिकारी को सजा दे सकता है, उसे जेल भेज सकता है? और यहीं पर इस आयोग की भूमिका की सबसे बड़ी बहस छिड़ी हुई है। इसका जवाब है नहीं। नहीं। आयोग के पास किसी को दंडित करने या सजा देने की कोई शक्ति नहीं है और ना ही वो सीधे अपनी तरफ से पीड़ित को कोई मुआवजा दे सकता है। एक मिनट, सजा देने की ताकत ही नहीं तो फिर इतनी जांच पड़ताल का, सिविल कोर्ट की शक्तियों का, इन सब का फायदा क्या हुआ? कोई सरकार या अधिकारी इनकी बात को गंभीरता से क्यों लेगा? यहीं पर आयोग की भूमिका को समझने की जरूरत है। इसके काम सिफारिशी प्रकृति के हैं, लेकिन ये सिफारिशें हवा में नहीं होती। तो फिर क्या होता है? जांच पूरी होने के बाद आयोग कुछ ठोस कदम उठाने की सिफारिश कर सकता है। जैसे पहला, वो संबंधित सरकार से कह सकता है कि पीड़ित को मुआवजा या हर्जाना दिया जाए। ठीक है। दूसरा, वो दोषी लोक सेवक के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाने या विभागीय कार्रवाई शुरू करने की सिफारिश कर सकता है। तीसरा, वो पीड़ित को तत्काल कोई अंतरिम राहत देने के लिए भी कह सकता है।
और चौथा, अगर उसे लगे कि सरकार ठीक से काम नहीं कर रही तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में याचिका दायर कर सकता है। तो ये एक तरह से डॉक्टर की तरह है जो बीमारी का पता लगाता है, दवा लिखता है, लेकिन मरीज यानी सरकार दवा खाएगा या नहीं ये उसकी मर्जी पर है। ये बहुत अच्छी उपमा है और हम कह सकते हैं कि ये डॉक्टर अपनी रिपोर्ट को सार्वजनिक भी कर देता है, जिससे मरीज पर एक नैतिक और राजनीतिक दबाव बनता है। अच्छा, वो कैसे? कानून में ये व्यवस्था है कि आयोग की सिफारिश मिलने के 1 महीने के भीतर सरकार को बताना पड़ता है कि उसने उन पर क्या कार्रवाई की है। और अगर सरकार सिफारिशें नहीं मानती है तो भी उसे तारण बताना होगा। आयोग अपनी सालाना रिपोर्ट राज्य विधानमंडल के सामने रखवाता है। उस रिपोर्ट में ये बताया जाता है कि उसकी किन किन सिफारिशों पर कार्रवाई हुई और किन पर नहीं, और नहीं हुई तो क्यों। तब ये मामला मीडिया और जनता की नजरों में आता है, जिससे सरकार पर एक तरह का दबाव बनता है। तो सीधी ताकत नहीं, लेकिन दबाव बनाने की ताकत है। अच्छा, स्रोतों में मानवाधिकार न्यायालयों का भी जिक्र है जी। ये क्या है और आयोग से इनका क्या लेना देना है? 1993 के कानून में ही ये प्रावधान था कि मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों की तेजी से सुनवाई के लिए हर जिले में एक ह्यूमन राइट्स कोर्ट बनाया जाए। अच्छा, हर जिले में? हाँ, ये अदालतें हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की सलाह पर राज्य सरकार बनाती हैं। इनका मकसद यही है कि जब आयोग किसी मामले में मुकदमा चलाने की सिफारिश करे तो उन मामलों की सुनवाई इन विशेष अदालतों में तेजी से हो सके। और 2019 में इस कानून में कुछ बड़े बदलाव भी हुए। जी। उनका राज्य आयोगों पर क्या असर पड़ा? कुछ बहुत महत्वपूर्ण बदलाव हुए। पहला तो ये कि अध्यक्ष पद के लिए योग्यता का दायरा बढ़ाया गया। वो कैसे? पहले सिर्फ हाई कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस ही अध्यक्ष बन सकते थे, लेकिन अब कोई भी रिटायर्ड जज अध्यक्ष बन सकता है। इससे योग्य उम्मीदवारों को चुनना आसान हो गया। और कार्यकाल को लेकर भी कुछ बदला था। हाँ, अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 5 साल से घटाकर 3 साल कर दिया गया। अच्छा, कार्यकाल घटा दिया गया, ऐसा क्यों किया गया होगा? इसके पीछे कई तर्क हो सकते हैं। एक तर्क ये हो सकता है कि इससे ज्यादा लोगों को मौका मिलेगा, लेकिन साथ ही ये भी व्यवस्था की गई कि उन्हें दोबारा नियुक्त किया जा सकता है। अच्छा, तो जो अच्छा काम कर रहे हैं वे पद पर बने रह सकते हैं। ठीक है। एक और बड़ा बदलाव केंद्र शासित प्रदेशों को लेकर था। अब केंद्र सरकार चाहे तो दिल्ली को छोड़कर बाकी केंद्र शासित प्रदेशों के मानवाधिकार के मामले पास के किसी राज्य मानवाधिकार आयोग को सौंप सकती है। और दिल्ली के मामले? दिल्ली के मामले पहले की तरह राष्ट्रीय आयोग ही देखेगा। तो कुल मिलाकर अगर हम वापस अपने शुरुआती सवाल पर लौटें तो राज्य मानवाधिकार आयोग ना तो पूरी तरह से कागजी शेर है और ना ही इसके पास असीमित शक्तियां हैं। इसके पास जांच की जबरदस्त ताकत है, लेकिन उस जांच का नतीजा सरकार के सहयोग पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है। बिल्कुल, ये एक प्रहरी की तरह काम करता है, एक वॉचडॉग, जिसकी सबसे बड़ी ताकत है सच को उजागर करना। सही। ये उल्लंघनों को दस्तावेजों में दर्ज करता है, सरकार पर कार्रवाई के लिए नैतिक दबाव बनाता है और जनता में जागरूकता फैलाता है। इसकी सफलता इस बात पर बहुत अधिक निर्भर करती है कि सरकार और प्रशासन उसकी सिफारिशों को कितनी गंभीरता से लेते हैं। आज की इस गहरी पड़ताल के बाद एक विचार मन में आता है जिस पर हमारे श्रोता सोच सकते हैं। ये देखते हुए कि आयोग की भूमिका काफी हद तक सलाहकारी है और उसकी सिफारिशें कानूनी तौर पर बाध्यकारी नहीं है, तो फिर राज्य स्तर पर मानवाधिकारों के उल्लंघन के लिए असली जवाबदेही कैसे सुनिश्चित होती है? एक बहुत ही जरूरी सवाल है। क्या ये व्यवस्था सीधे सजा देने के बजाय सार्वजनिक दबाव बनाने, उल्लंघनों का एक आधिकारिक रिकॉर्ड तैयार करने और अंत में न्यायपालिका के हस्तक्षेप पर ज्यादा निर्भर करती है?